हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टॉपिक्स को रिवाइज करने जा रहे हैं आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो कुछ ही दिन दूर है। चलिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, दैट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। 1936 में बनाया गया था, उत्तराखंड में ये है। फिर आप देखो नेशनल पार्क क्या होते हैं। नेशनल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो नोटिफाई करती है। फिर देखो लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। स्मॉलेस्ट इज साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट आपको अरुणाचल प्रदेश में साइड देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क। वेस्टर्न मोस्ट आपको मराइन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा कच्छ में। नदर्न इज डाचिंगम जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सदर्न इज गालाथिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, यहीं आपको मिलेगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में टोटल एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, 1977 में बनाया गया था। इंडिया में टोटल प्रेजेंटली 107 नेशनल पार्क्स हैं। बहुत स्पीड में हम हैं क्योंकि हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, हमारा काम यहाँ पे पढ़ना नहीं है, हमारा काम है सिर्फ रिवाइज करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट लिखा था कि आईयूसीएन का जो हेडक्वार्टर्स है ना, दैट इज इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। बर्ड सेंचुरी वेड़ाथंगल बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में। एक फैक्ट यहाँ पे लिखा है कि जो गाहिर माथा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है उड़ीसा में, वो लार्जेस्ट टर्टल सेंचुरी है। क्या लार्जेस्ट टर्टल सेंचुरी है। यहीं पे आपको ऑलिव रिडली टर्टल्स देखने को मिलते हैं जब मास नेस्टिंग करते हैं। कई बार न्यूज में आते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स, और जो मास नेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं अरीबाडा। क्या बोलते हैं? अरीबाडा। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं यहाँ पे। फिर आप देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व टू बी डेजिग्नेटेड, और ये ट्राई जंक्शन पे है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के। दिब्रू-शिखोवा स्मॉलेस्ट है, और जो गल्फ ऑफ कच्छ है ना, दैट इज द लार्जेस्ट। फिर टाइगर रिजर्व की बात करूं तो टाइगर रिजर्व के लिए आपको पता है एनटीसी इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर आप देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अभी न्यूज में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 7 बिग कैट्स को प्रिजर्व करने की बात करी गई है। तो आप देखो यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, जगुआर, लायन, स्नो लेपर्ड, प्यूमा एंड चीता। आपको इंडिया में जगुआर और प्यूमा नहीं मिलता है, ये आपको अमेरिका वाले रीजन में यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास, तो टोटल प्रेजेंटली 59 है। अभी सितंबर में रिसेंट में 59 देवरीगढ़ उड़ीसा वाले को जो डेजिग्नेट कर दिया गया था एज टाइगर रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973। अभी 2023 में 2 इयर्स बैक इसके 50 इयर्स कंप्लीट हुए। ऐसे कई बार क्वेश्चन बनता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सी ईयर में आता है, 1972 में आता है। नागार्जुन सागर श्री शैलेम जो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, दैट इज लार्जेस्ट, एंड बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र इज द स्मॉलेस्ट। जो टाइगर है उसको नेशनल एनिमल कब डेजिग्नेट कर दिया गया था, इन द ईयर 1973, ठीक है। दैट्स इट। अब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। देन एलिफेंट रिजर्व कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एलिफेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को। ऐसे ही जो टाइगर डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को। यहाँ कहीं लिखा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, 29 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं टाइगर डे, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट, बट टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ठीक है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। माइक, ये एक मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, आपको पता है किलिंग होती है एलिफेंट्स की, उसकी आइवरी, टस्क वगैरह के लिए, ठीक है, पोचिंग होती है। तेराई आपको एलिफेंट रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। हाथी मेरे साथी कैंपेन वगैरह गवर्नमेंट चलाती है। जो कुकरेल क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है ना, वो उत्तर प्रदेश में ही है, लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दैट्स इन फ्रांस, पेरिस में है। फिर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ईयर्स लिख रखे हैं कि कौन से ईयर को कौन सा प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973। फिर आप देखिए थामिन डियर एक बार देख लीजिए 1977, राइनो देख लीजिए 1987, टर्टल 1975 टर्टल। वल्चर कंजर्वेशन आपको ये रिसेंट में देखना जरूरी है क्योंकि अभी वल्चर के कंजर्वेशन के लिए जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काम कर रही है। 2006 में आया था ये। गिर लाइन प्रोजेक्ट 1973 में, ठीक है। आपको एशियाटिक लॉइन देखने जाना है तो आपको गिर जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ठीक है, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। मस्क डियर, ये मस्क ग्लैंड के लिए इसकी बहुत ज्यादा पोचिंग होती है, परफ्यूम्स में, बहुत सारी चीजों में इसका जो यूज होता है। 1970 में गैंगटेक डॉल्फिन, वेरी इंपॉर्टेंट, गैंगटेक डॉल्फिन 1997 में आया था। हंगुल आपको पता है, आपको डाचिंगम में देखने के लिए जाना पड़ेगा, हंगुल जो एनिमल होता है, ठीक है। 1970 में इसके लिए प्रोजेक्ट सेव करने के लिए आया था। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, आप एक बार इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, दैट विल बी इनफ। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये जो हॉटस्पॉट का कंसेप्ट है ना, ये कौन किस व्यक्ति ने लाया था, दैट इज नॉर्मन मायर्स। कौन? नॉर्मन मायर्स, इतना ही याद रख लेना। और आईयूसीएन एक बुक पब्लिश करती है, सबको पता होगा, रेड डेटा बुक। फिर आप देखिए हॉटस्पॉट्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। हिमालयाज नॉर्थ में, ठीक है। इंडो बर्मा आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका आपको वेस्टर्न साइड देखने को मिलेगा, और साउथ में सुंदरबन्स भी आपको ईस्ट साइड देखने को मिलता है। फिर ठीक है, इतना नहीं पढ़ना, बस आपको ये देखना है कि नॉर्मन मायर्स ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जैसा कुछ कंसेप्ट दिया था।
ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये वॉल्टर जी रोजो ने दिया था। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार यूपीपीएससी आयोग पूछता है, चाहे वो आरओ में पूछे, चाहे वो पीसीएस में पूछे या कोई और एग्जाम कराता है, तो ये पूछता है कि ये टर्म किसने कॉइन करा था। ठीक है, चाहे वो साइंस से हो, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर्थर ने दिया था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको, चलो ये मैं पहले पढ़ा देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कई बार बने हैं। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, जो कि आपको पता है सरफेस वाटर पे ग्रो करते हैं। हाइग्रोफाइट, अभी मैंने जो बोला वो हाइड्रोफाइट था, क्या ड्रोफाइट था। हाइग्रोफाइट ये हाई ह्यूमिडिटी में जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। कई बार पूछा कहता है कि जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ये डेजर्ट्स में जो है सर्वाइव कर जाते हैं वो प्लांट्स होते हैं। मीजोफाइट ये टेम्परेट टैगा वाले रीजन में जो है चल जाते हैं प्लांट्स। क्रायोफाइट, क्रायोजेनिक तो फ्रिजिड जोन में, ठीक है, फ्रिजिड जोन में, जैसे कि आपको पता है लाइकेंस, मॉसेस। फिर आप देखिए हैलोफाइट, हैलोफाइट जो बहुत ज्यादा सॉल्टीनेस को बियर कर सकते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ये मैंग्रोव्स में आपको देखने को मिलेंगे। लिथोफाइट, लिथ मतलब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया अर्थ क्रस्ट में लिथोस्फीयर होती है। ठीक है, तो लिथ मतलब रॉक, ठीक है, जो हार्ड रॉक्स पे सर्वाइव कर जाते हैं, इस तरीके के प्लांट्स को बोलते हैं लिथोफाइट। जो फायर रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं, जो आग को बर्दाश्त कर जाते हैं, उनको बोलते हैं पायरोफाइट। क्या बोलते हैं, पायरोफाइट। और फिरिडोफाइट्स क्या होते हैं, ये डीप रूट्स के प्लांट्स होते हैं, जिनकी जो रूट्स होती हैं दे आर वेरी डीप। फिर एक और टॉपिक है यहाँ पे मैक्रोफाइट्स, ये भी रिसेंट में मैंने डिस्कवर करा है। ठीक है, मुझे अभी रिसेंट में करंट अफेयर में कहीं पढ़ते हुए टर्म आया था मैक्रोफाइट्स, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के आसपास या फिर पानी में ग्रो करते हैं, जिसका नाम होता है मैक्रोफाइट्स। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, बर्ड सेंचुरी यूपी स्पेशल में पढ़ाया है। आप चाहो तो एक बार एट अ ग्लांस देख सकते हो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रामसर साइट्स पढ़ना, मैंने पढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स है, उनको जाकर के एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब गंगा पोल्यूशन को बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज बनती हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मिशन क्लीन गंगा, ये आपको पता है 2009 में आता है, रिवाइव से 2014 में करा जाता है। नमामि गंगे 2014 में आता है। इससे पहले और भी अथॉरिटीज आती हैं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सीपीसीबी 1984 में। ठीक है, यही आप देख लो 1984 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1984 में एस्टैब्लिश हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है ना, इससे भी क्वेश्चन कई बार बनता है। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स झारखंड में। इंडियन प्लाईवुड कर्नाटका में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट जीवी पंत हिमालयन, ठीक है, हिमालयन इंस्टीट्यूट आपको अल्मोड़ा यूपी में देखने को मिलेगा। जहां स्टार लगा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, बाकी भी पढ़ना है बट एट अ ग्लांस। ट्रॉपिकल बॉटानिक आपको केरला में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में। फिर ये यूपी वाला सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री प्रयागराज में, यूपी प्रयागराज में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कुछ टेरेस्ट्रियल बायोम्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि अब टुंड्रा वाला रीजन, तो टुंड्रा वाला रीजन है ये ट्रीलेस होता है। यहाँ पे मॉसेस और लाइकेंस आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले रीजन्स में आपको एंटार्क्टिका वाले में मिल जाएगा। टैगा या फिर बोरियल, यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, पाइन स्प्रूस जैसे होते हैं नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में, एसिडिक सॉइल में जो सर्वाइव कर जाते हैं। डेसिडुअस प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो शेड करते हैं लीव्स एट अ स्पेसिफिक सीजन। ठीक है, सीजन्स वगैरह। फिर आप देखो टेम्परेट में ग्रासेस वगैरह देखने को मिलेगी। यहाँ से आपका काम क्या है कि आप ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड रिवाइज करोगे। अभी मैं कराने जा रही हूँ आपको, चलो मैं ही कराती हूँ अभी। फिर डेजर्ट्स में आपको देखो नागफनी मिलेगी, स्मॉल ड्राई थॉर्नी होती है, मतलब इसके थॉर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको कैनोपी वाले ट्रीज मिलेंगे। ठीक है, कैनोपी ह्यूमस कम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कैनोपी बहुत ज्यादा बन जाती है, सन की जो रेज है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, आपको ह्यूमिड हेवी रेनफॉल वगैरह मिलेगा यहाँ पे। फिर देखो आप कुछ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट्स हैं जो चले हैं, जैसे कि जंगल बचाओ 1980s में, ये झारखंड में चला था, सिंहभूम वाले रीजन में। अपीको मूवमेंट 1983 में कर्नाटका में, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े ने चलाया था। फिर आप देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये सरदार सरोवर डैम जो बना था, ठीक है, उसके लिए अगेंस्ट में चला था। टेहरी आपको पता है, टेहरी डैम जो बना था उसके अगेंस्ट में चला था। फिर चलिए बात करते हैं कुछ और, जैसे कि बिश्नोई खेजारली, ये बाई संत जामोजी ने चलाया था। किसने? संत जामोजी ने। ठीक, चिपको मूवमेंट सबको पता रहता है, सुंदरलाल बहुगुणा सबको पता है, साइलेंट वैली में भी मूवमेंट चला था केरला में। कुछ अवार्ड्स होते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि ये अवार्ड कौन देता है। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल 500 यूनेप देता है, कौन? यूनेप देता है। ठीक है, देन सासाकावा अवार्ड भी यूनेप देता है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड के लिए। इन्वायरमेंटलिस्ट कुछ के कुछ नाम दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सालेम अली सबको पता है, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, बट जादव पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये कम लोगों को पता है। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। मेधा पटकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेट कर सकते हैं। MS स्वामीनाथन का नाम तो सबको ही पता है, इनको फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। फिर रविंद्र कुमार को डॉल्फिन मैन एंड
रामदेव मिश्रा को इंडियन इकोलॉजी के पायनियर में समझा जाता है। देन कैलाश शंकला को टाइगर मैन बोला जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हाई प्रोबेबिलिटी है कि बनेगा कि कुछ मेडिसिन है उसके सोर्स और उसके यूजेस क्या होते हैं। जैसे कि कैफीन, कैफीन का सोर्स क्या है, आपको टी कॉफी में मिलेगा, ये एक साइको एक्टिव है। क्या है ये? एक साइको एक्टिव है। देन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का सोर्स क्या है? फंगस, ये एक एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, क्या है? एंटी बैक्टीरियल है। मॉर्फिन, मॉर्फिन आपको कहाँ से मिलेगा? पॉपी से मिलेगा, ये एक एनाल्जेसिक है। क्या है? एनाल्जेसिक है। मेंथनॉल, मेंथनॉल किससे मिलेगा? मिंट से मिलेगा, ये स्किन की जो डिसीजेज है ना उसको कम करने में काम करता है। एट्रोपाइन, एट्रोपाइन आपको बेलाडोना से मिलेगा, ये एक पेन किलर है। क्या है? पेन किलर है। जैसे कि क्विनिन, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पहले यूपीपीसीएस में बना है। क्विनिन चिंचोना से मिलेगा, ये मलेरिया के लिए यूज करा जाता है। कोकेन, कोका से मिलेगा, ये भी एक एनाल्जेसिक है। और हाइड्रोक्यू, ये भी चिंचोना से मिलता है, मलेरिया के लिए ही काम आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको देखना जरूरी है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड देन उसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे कि यूनेप, यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? आपको नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा। फिर आईयूसीएन का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एम्स्टरडेम नीदरलैंड्स में। फिर आप देखिए वेटलैंड्स इंटरनेशनल का वांगेनियन नीदरलैंड्स में। फिर देखो साइट, साइट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। रॉटरडैम, रॉटरडैम्स में। सीएमएस जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए कन्वेंशन है, ये बॉन जर्मनी में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये ओल्डेस्ट है, कैम्ब्रिज यूके में मिलता है इसका हेडक्वार्टर। ट्रैफिक का भी कैम्ब्रिज यूके में ही मिलता है। देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है। कब आता है? 1986 में आता है, जब आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी हो जाती है 1984 में, तब। फिर आप देख लीजिए आर्टिकल वगैरह। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है, ये फ्लोरा और फौना दोनों ही कवर्ड है इसमें। ठीक है, इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कब? 5 जून को मनाते हैं। जो फॉरेस्ट है ना, दैट कम्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, आपको पता है 7 शेड्यूल में हमारी लिस्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारे जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको पता है आर्टिकल 21, यही है ना? क्या मैंने सही बोला? मतलब आपको रिवाइज हो जाएगा एक बार पॉलिटी भी यहाँ से। फिर यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे एक बोटानिकल सर्वे दे रखा है, ये कोलकाता में है और ये रेड डेटा बुक को जो है पब्लिश करता है। फिर ग्रीन इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। नीरी का हेडक्वार्टर ना जाने कितनी बार यूपीपीसीएस ने पूछा है कि नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नागपुर में है। और कब एस्टैब्लिश हुआ था नीरी? तो 1958 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था नीरी का। देन सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में है, यूपी में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉक नी सिंड्रोम किसकी वजह से? फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स। अब आपको भैया हीट वेव वाले कंसेप्ट में ना ज़्यादा नहीं जाना है इसमें। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो ओशियन का है। ठीक है, जितना बड़ा बड़ा है, फैला हुआ है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट और स्टेबल इकोसिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये क्रोनोलॉजी में लगाया है। ठीक है, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स और ओशंस। देन अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 14 है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 14 है। जो लाइकेंस है ना, दे आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन को बताने के लिए लाइकेंस जो है सबसे अच्छे आपको इंडिकेटर मिलते हैं। चलिए, कार्बन क्रेडिट के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है। चलिए, बिग गेम कंट्री किसको बोलते हैं? बिग गेम कंट्री बोलते हैं सवाना को। ठीक है, सवाना को बोलते हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? जो पार्टिकुलेट मैटर आप पीएम देखते हो ना, पीएम 2.5, पीएम 10, ठीक है, इस पे ही तो चेकआउट करा जाता है। देन सूट, स्मोक, SO2 एंड NO2। ठीक है, पॉइजनिंग ऑफ मरकरी। ठीक है, पॉइजनिंग ऑफ मरकरी से क्या, कौन सी डिसीज हो जाती है? तो मीनामाटा डिसीज हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है जो मरकरी से रिलेटेड है? मीनामाटा डिसीज। LPG, अब देखो LPG में कौन कौन सी गैसेस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। फिर नेचुरल गैस में आपको मीथेन की कंसेंट्रेशन मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, 85%। मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया और दैट इज अमलाखेंडी, दैट इज इन गुजरात। ठीक है, दैट इज इन गुजरात। फिर ग्रीन इंडेक्स आपको बता चुके हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की साइट रामसर साइट्स इसमें 2 हैं। ठीक, पुराना है ये, इसमें नहीं जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपको पता है लखनऊ में है। ब्लैक कार्बन सूट, ये सॉलिड होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है बट सॉलिड होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड? दैट इज रिलेटेड टू ओजोन। नीम कोटेड यूरिया, ये स्लो डाउन करता है यूरिया का जो कंसेंट्रेशन होता है ना, यूरिया इन द सॉइल को। ठीक, देन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है। अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डू नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जो ऑक्साइड्स होती हैं नाइट्रोजन की और सल्फर की, वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्रीन मफलर्स क्या होते हैं? तो ग्रीन मफलर्स होते हैं जो वुडी ट्रीज होते हैं ना, जैसे कि नीम, अशोक, जो कि नॉइज पोल्यूशन को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रीन मफलर्स। ठीक, अब यहाँ पे ना
कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, जैसे कि जट्रोफा। जट्रोफा क्या है? ये एक बायोडीजल क्रॉप है। क्या है? बायोडीजल क्रॉप है। नेशनल हाइड्रोजन जो बोर्ड है वो कब स्टैब्लिश होता है? इन द ईयर 2003। अब यहाँ पे आप एक बार रीड आउट कर लोगे, काम चल जाएगा कि जियोथर्मल एनर्जी वाले रीजन्स कौन कौन से हैं इंडिया में। तो हिमालय हो गया, खंबात हो गया, सोनाटा, ठीक है, सोन, नर्मदा एंड तापी, दैट इज सोनाटा, वेस्टर्न घाट्स, गोदावरी एंड ऑल। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आपको पता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, अर्बन वेस्ट पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। जो सिलिकोसिस है ना, सिलिकोसिस दैट इज अ लंग डिसीज, ठीक है, लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी होती है। एंडोसल्फानिक जो एग्रोकेमिकल है, ठीक है, एल्गल ब्लूमिंग भी आपको पता है हो जाती है। फिर आप देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट कंटामिनेशन का होता है, ठीक है, नाइट्रेट कंटामिनेशन की वजह से होता है, नाइट्रेट से कंटामिनेशन हो जाता है। फिर फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश एक बाई प्रोडक्ट होता है थर्मल पावर प्लांट्स का, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स का एक बाई प्रोडक्ट है जो कि कोल वाले होते हैं, कोल फाइन पाउडर की तरह होता है, सीमेंट की तरह होता है फ्लाई ऐश भी। ब्लैक कार्बन, ये लार्ज पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, ठीक है, फजी होते हैं, ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि डीजल इंजन, जो डीजल कार्स होती हैं उससे निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एसडीजीज। एसडीजीज कितने एसडीजी हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 17 एसडीजी हैं और ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है, ये हमें याद होने ही चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ब्रुकलिन कमीशन, ठीक है, ब्रुकलिन कमीशन है, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट है, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट है, आर कॉमन फ्यूचर नाम से आती है। वो उसमें बात करी गई थी पहली बार 1987 में, बैक इन द ईयर 1987, की सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ 17 के 17, ठीक है, एसडीजीज को। पहला, मैं कुछ ट्रिक भी बना रही थी बट मुझे समझ नहीं आई। आपके पास अगर कोई ट्रिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। मैंने ऐसा कुछ सोचा था कि एक गरीब बच्चा है जो कि भूखा है, ठीक है, उसको उसकी अच्छी हेल्थ नहीं है, उसको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, फिर उसके भेदभाव होता है, फिर आपको उसको पानी अच्छा नहीं मिलता है, फिर क्या होता है उसके पास पेड़ों की कमी है, उसके आसपास पेड़ नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं, मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर देती हूँ कि कुछ चीजों को ना ट्रिक से ना याद करके डायरेक्टली याद कर लो, और अगर ट्रिक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख सकते हैं। नंबर 1, दैट इज नो पॉवर्टी। डायरेक्टली मैचिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से डायरेक्टली आता है। 0 हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब आप एक ऐसे सोचो कि यार एक गरीब बच्चा है, उसको भूखा है, ठीक है, कुछ भी आप सोच सकते हो। 4th इज क्वालिटी एजुकेशन, 5th इज जेंडर इक्वालिटी, 6th इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7th इज एफॉरेस्टेशन एंड क्लीन एनर्जी, 8th इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th इज इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th इज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11th इज सस्टेनेबल सिटीज, 12th इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 इज क्लाइमेट एक्शन। ये 13 वाला ना कई बार पूछा गया है। देन 14th इज लाइफ बिलो वाटर, पहले हम लाइफ बिलो वाटर की बात कर रहे हैं, देन उसके बाद हम 15 में लाइफ ऑन लैंड की बात कर रहे हैं। 16 इज दैट पीस होना चाहिए, सब जगह जस्टिस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। देन 17 हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए इन गोल्स को अचीव करने के लिए। दैट्स इट, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर आप देखो, ये चीज तो बच्चे को पता होती है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, बट कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल है दैट इज द कन्वेंशनल सोर्स, दैट इज द कन्वेक्शनल सोर्स, ठीक है, एंड जो रिन्यूएबल है दैट इज नॉन कन्वेक्शनल, दैट इज नॉन कन्वेक्शनल। अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर नॉन रिन्यूएबल। एक बार गया पेट्रोलियम आपकी गाड़ी में तो खत्म पेट्रोलियम, उसको रिन्यू तो नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी बार बार यूज कर सकते हैं, हाइड्रो पावर बार बार यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, खत्म ही नहीं होने वाली है, ठीक है। सोलर एनर्जी, धूप तो आ ही रही है, दीज आर नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन जियोथर्मल एनर्जी हो गया, दीज आर नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज, ठीक है। और जो कन्वेक्शनल मतलब एक बार खत्म, और इसी को नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। रिन्यूएबल क्या होता है? नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज, सोलर पावर, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन से जो भी एनर्जी बनती है, ठीक है, वो सारी चीजें। अब कोल की कुछ टाइप्स जान लेते हैं। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया, हार्डेस्ट, 85-90% कोल होता है इसमें। बिट्यूमिनस में 60 से 80% होता है। लिग्नाइट में 50 से 60, इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है। पीट सबसे बेकार, मतलब सबसे कम अच्छा माना जाता है। देन गोंडवाना लैंड में आपको कोल अच्छा मिलता है। दामोदर वैली में 97% ऑफ द रिजर्व्स आपको यहीं देखने को मिलता है, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी वाले रीजन में। झारखंड में आपको कोल बेल्ट वगैरह देखने को मिलती है, रानीगंज, बोकारो, झारिया, गिरिडीह, करणपुरा, ये सब जो है कोल की फील्ड से, कोल फील्ड से यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। चलिए, ज्यादा चीजों में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बना है पहले भी और चांसेस है कि बन सकता है, ठीक है। पहले जनरेशन के बायोफ्यूल, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स किससे डिराइव होते हैं? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फूड सोर्सेज, ठीक है। फूड सोर्सेज से फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स डिराइव होते हैं। देन सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स ये नॉन फूड क्रॉप से आते हैं, किससे? नॉन फूड क्रॉप से। और थर्ड जनरेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आते हैं, जैसे कि एल्गाई, ठीक है, एल्गाई वगैरह हो गया, बिटेनॉल हो गया। जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आप देखते हो ना, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, उनसे डिराइव करे जाते हैं, ठीक है, उनसे डिराइव होते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो
फूड से आ रहे हैं, सेकंड नॉन फूड से आ रहे हैं, थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं और फोर्थ जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप्स वगैरह उनसे आ रहे हैं। एक चीज़ पूछी जाती है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि नेशनल पार्क ये इन सीटू है कि कंजर्वेशन मेथड से बायोडाइवर्सिटी के एक सीटू है। तो अगर आप उस एनिमल को उसकी जगह पे उसके हैबिटेट में जाकर के प्रिजर्व कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, दैट इज द इन सीटू, उसको आप बाहर नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। एक सीटू इज मतलब आपने कोई जानवर है, मान लो ये चीता है, ठीक है, आप इसको उठा करके आपने जू में ले आए, ठीक है, दैट इज द एक्स सीटू, आपने वहां से उठाया, हमने नामीबिया से चीते मंगाए, हम नामीबिया से लेकर के इंडिया में ला रहे हैं कूनू नेशनल पार्क में, तो क्या है वो एक्स सीटू, ठीक है, ऑफ साइड, मतलब उसके साइड पर नहीं प्रिजर्व कर रहे हैं, हम यहाँ ला रहे हैं। तो ये आप सोच लो, चाहे वो अब देख लो, एक बार एग्जांपल देख लो इन सीटू के एग्जांपल्स हैं जो नेचुरल हैबिटेट में हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, ये सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी। एक सीटू में ऑफ साइट है, हम उसके नेचुरल हैबिटेट से हम बाहर लेकर के आ रहे हैं। तो जू हो गया, डीएनए बैंक्स हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सीड बैंक वगैरह, ये सारी चीजें। फिर आप देखो ऑलिव रिडली टर्टल्स, मैंने आपको पहले बताया था, गाहिर माथा आपको मिल रहे हैं वहाँ पे उड़ीसा में, ये स्मॉलेस्ट है और ये गर्म पानी में एक क्या करते हैं, मास्ट नेस्टिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अरीबाडा, ठीक है, अरीबाडा। अब ये गाहिर माथा ऋषिकुलिया बीच है, ये देवी रिवर पे माउथ है, ठीक है, देवी रिवर पे माउथ है, दैट्स इट। अब रेड सैंडर्स क्या है, ये लाल चंदन कहते हैं इसे, ठीक है, लाल चंदन, ये पलकोंडा में आपको देखने को मिलते हैं। शेषुचलम आपको ट्रॉपिकल ड्राइड मोस्ट डेसिडुअस वाले रीजन में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आपने देखी होगी पुष्पा मूवी, ठीक है, ये लाल चंदन पे ही बेस्ड है। अब जटायु ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा में बन रहा है, हरियाणा के पिंजौर में। टॉलेस्ट लिविंग ट्री सिकोकिया, क्या है, सिकोया, कुछ भी बोल लो इसे। फिर मेगा डाइवर्सिटी, आपको पता है कंट्री, मेगा डाइवर्स कंट्रीज, कुछ 12 कंट्रीज है, कुछ उनमें से देख लो, उसमें से इंडिया एक है, ठीक है, मेगा डाइवर्स कंट्री है यहाँ पे। फिर यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड हियर इज कि ब्राजील में आपको कैंपॉस मिलते हैं, ठीक है, दे आर द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ब्राजील में कैंपॉस, वेनेजुएला में लानोस, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, मैंने मैपिंग में आपको पढ़ाए हुए हैं, ये सारे पढ़ाए हुए हैं, कुछ रह गए होंगे तो यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, साउथ अफ्रीका में वेल्स, हंगरी में पुस्टाच, यूरोप और नॉर्थ एशिया में स्टेपीज, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवानास, एंड साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे वाले बॉर्डर पे आपको पंपास देखने को मिलते हैं। क्या पंपास देखने को मिलते हैं? दोबारा रिपीट आफ्टर मी, क्योंकि यहाँ से चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ब्राजील में कैंपस, वेनेजुएला में लानोस, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, साउथ अफ्रीका में वेल्स, हंगरी में पुस्टाच, यूरोप में स्टेपीज, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में सवाना, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में बेसिकली सवाना, एंड साउथ अर्जेंटीना उरुग्वे में पंपास, ठीक है, अर्जेंटीना उरुग्वे में पंपास। अब ग्रीन हाउस गैसेस देख लो कुछ, तो वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, दिस यू शुड नो, ठीक है, वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। फिर नीलकुरिंजी फ्लावर होता है ना, कि आपको केरला में देखने को मिलता है कि 12 साल में एक बार, ठीक है, उगता है, ठीक है, वो फूलता है, कुछ भी कह लो, एक बार होता है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो हम लोग नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ पे, नागालैंड में। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में। ये मैं ज्योग्राफी में फैक्ट्स कवर करा चुके हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ जो स्टेट्स हैं उनको क्या कौन सी हैं, तो सारामाटी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड, कहाँ की, नागालैंड की। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मैं आपको बता चुकी हूँ, नॉर्मन मायर्स ने ये टर्म जो है दिया था। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अर्थ समिट से रिलेटेड, कुछ उसमें से नॉन बाइंडिंग है, कुछ लीगली बाइंडिंग है। एक बार लीगली बाइंडिंग वालों को देख लेते हैं, जैसे कि CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दीज आर लीगली बाइंडिंग। UNFCCC लीगली बाइंडिंग, UNCCD डिजर्टिफिकेशन के लिए, देयर इज ऑल्सो लीगली बाइंडिंग। इसमें नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। फिर आप देखिए एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंसंट्रेशन जो है ना, वो नोआकन है, इसे समझो। नोआकन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन। आगे चाहो आप एक बार रीड आउट कर सकते हो, स्टार्टिंग के 5 यू शुड नो। नोआकन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नियॉन। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका मतलब ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। अब वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी किसका, हमें नहीं मतलब, ठीक है। मीना माटा, कहीं पे भी वर्ड आ जाए आपको ये पता होना चाहिए। कुछ भी चीज़ है मरकरी से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ भी अगर है ये तो मरकरी से रिलेटेड है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 22 मई को। कब? 22 मई को हम लोग बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड दैट्स इट। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, ठीक है, सबको पता है। ओजोन लेयर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मैंने ज्योग्राफी का पार्ट 2 पढ़ा है, उसमें मैंने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा है। वहां मैंने आपको बताया था कि ओजोन लेयर में, अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है आप जाकर के देख लो, आपका एक फास्ट ट्रैक पे रिवीजन हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ओजोन लेयर, इसको O3 से हम
डिनोट करते हैं, ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक पेल कलर के ब्लू पंजेंट गैस होती है, ठीक है। ये आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर में देखने को मिलेगी आफ्टर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? यूवी रेज से, ठीक है, यूवी रेज। अब स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बात बताऊं तो यूवी बी और सी से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि यूवी ए तो अच्छी होती है, ठीक है। यूवी में भी 2-3 तरीके के प्रकार है, ठीक है, यूवी में भी 2-3 तरीके के प्रकार है, ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी। ए अच्छी होती है, बी और सी खराब होती है, ठीक है, बी और सी खराब होती है, ठीक। अगर स्ट्रेटोस्फेयर में अर्थ, स्ट्रेटोस्फेयर एंड समटाइम्स इन ट्रोपोस्फेयर, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में आ गए तो ये हार्मफुल थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आपको होल देखने को मिलता है कि कई बार न्यूज में आता है कि ओजोन का जो होल है वो बढ़ रहा है, तो ये बहुत हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए। चलिए, ओजोन डे, ओजोन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं बताइए आप लोग? मैं बता देती हूँ, 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को। तो ये वेरी रीसेंट है, तो आपको याद होना चाहिए कि ओजोन डे, और ये पहले पूछा भी जा चुका है, 16 सितंबर को हम ओजोन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए सबसे मेन कारण है दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो गैसेस हमारे AC से, रेफ्रिजरेटर से निकलती है वो बहुत हार्मफुल होती है। CFC हो गया, HCFC हो गया, हैलॉन्स हो गया, ये डिस्ट्रॉय करते हैं शील्ड को। ओजोन होल आपको साउथ पोल पे देखने को मिल रहा है जो एक्सपैंड कर रहा है एक तरह से। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लेकर के आए थे, फिर आपको पता है नमामि गंगे प्लान एंड ऑल, ठीक है। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप ये देखिए, एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ना 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से आता है। कहाँ से डिराइव हो रहा है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से आ रहा है। उसके बाद जो है पेरी ने बुक लिखी थी द क्लोजिंग सर्कल। फिर 1982 में एक वर्ल्ड चैप्टर नेचर आता है। आपको जो याद रखना है इसमें से दैट इज 1987 का ब्रूटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, हम सबका फ्यूचर है तो सस्टेनेबिलिटी के साथ हमें काम करना है। कोर एलिमेंट्स क्या थे? कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हो। 17 SDG सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। कोशिश मेरी यही है कि भाई आपको सुन के याद हो जाए। एजेंडा 21 दैट इज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान, रियो डी जेनेरियो में आता है। अर्थ समिट जिसे बोलते हैं 1992 के। 21 क्या डिनोट करता है? पहले क्वेश्चन आ चुका है कि 21 क्या डिनोट करता है? 21st सेंचुरी को डिनोट करता है, ठीक है, 21st सेंचुरी को डिनोट करता है। COP30 हो चुकी है ब्राजील में, ठीक है, हो चुकी है COP30। अब ज्यादा कुछ तो है नहीं। अर्थ समिट आपको पता है 1992 में था ये, और बाकी सारी चीजों को एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं। चलिए, इस पेज में इतना ही था। इकोटोन क्या होता है? ये बेसिकली एज इफेक्ट होता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पेसीज जो होते हैं ना उसकी डेंसिटी बढ़ती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इकोटोन होता है ना ट्रांजिशन जोन होता है 2 या मोर कम्युनिटी से। जैसे कि आप सोचो कि ये डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट से डायरेक्टली डेजर्ट तो नहीं बन जाएगा। डायरेक्टली आप सोचो यहाँ से डेंस फॉरेस्ट खत्म और यहाँ से डेजर्ट चालू, नहीं, बीच में ग्रासलैंड्स होंगे। ग्रासलैंड्स एक्चुअली जो होते हैं ना वो ट्रांजिशन जोन में ही आते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन जोन में ही आते हैं। तो डेंस फॉरेस्ट हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, आपको श्रब्स वगैरह देखने को मिलेंगे, उसके बाद डेजर्ट्स आते हैं। डायरेक्टली डेंस फॉरेस्ट के बाद डेजर्ट्स नहीं आ जाते। आप सोचो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसके डायरेक्टली बाद थार डेजर्ट चालू हो गए एक लाइन पर, नहीं। बट हाँ, धीरे धीरे जो होता है ना, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, तो उसके बाद जो है एक ट्रांजिशन जोन आता है। तो वही ट्रांजिशन जोन को बोलते हैं हम लोग इकोटोन। इसमें मार्शलैंड आते हैं, कोरल एस्चुरीज आते हैं, ग्रासलैंड्स है, डेल्टास है, मैंग्रोव्स हैं, ठीक, दैट्स इट। फिर स्वैम्प आपको पता है वेटलैंड फॉरेस्ट होता है, बायोम का लार्ज इकोसिस्टम होता है। केल्प फॉरेस्ट ये मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा शैलो होते हैं, कोस्टल वाटर्स में आपको देखने को मिलते हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स के अराउंड। फंगाई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। ये जो फंजाई होता है ना, फंजाई कुछ भी बोल लो, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि यार ये हरे होते हैं। ब्रेड में अगर आपके ब्रेड में देखो आप फंजाई लग जाता है, फंगी लग गई, ठीक है, तो वो हरी होती है। कई लोग को लगता है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, नहीं, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है फंगी में, ठीक है। कोल वेटलैंड्स आर इन केरला। माधव गाडगिल जो कमेटी बनी थी दैट वाज ऑन द वेस्टर्न घाट्स, कस्तूरी रंगन भी वेस्टर्न घाट्स के लिए थी, ठीक। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, आप देख लो एक बार, रीड आउट कर लो। कहीं पे आ जाए वियना, कहीं पे आ जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कहीं पे आ जाए किगाली, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बॉडीज है, कुछ भी कह लो इनको, ये ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड है। वियना हो जाए, मॉन्ट्रियल हो जाए, या फिर किगाली अमेंडमेंट हो जाए। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि जो डॉब्सन यूनिट है ना, ये ओजोन की मात्रा को नापने के लिए एक तरीके से यूनिट है, ठीक है, डॉब्सन यूनिट, ठीक है, डॉब्सन यूनिट। हैलोफाइट आपको पता है सलाइन वाटर्स में रह जाते हैं प्लांट्स। अब इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन कम चांसेस होते हैं। अब वाटर साइकिल से कैसे क्वेश्चन आएगा कि इवापोरेशन कैसा होता है, इसे एक्सप्लेन करो, नहीं, ठीक है, क्वेश्चन कम आने के चांसेस होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है प्लांट्स में, ठीक है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, वो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इतना ही बस। अब इक्वेटिक इकोसिस्टम के भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। इक्वेटिक इकोसिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है लोटिक और एक होता है लैंटिक, ठीक है। जो लोटिक मतलब मूविंग, इसमें ओ आ रहा है ना,
इसमें ओ आ रहा है, कंफ्यूज है, इसमें ओ आ रहा है, मूविंग में भी ओ आ रहा है ना, ठीक है, ठीक, इसमें ए आ रहा है ना, स्टैग्नेंट में भी ए आ रहा है ना, ठीक है, ठीक, कुछ भी याद करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैच द फॉलोइंग में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। लोटिक मतलब मूविंग, मतलब फ्लोइंग, रिवर्स या फिर स्प्रिंग्स जो चलताऊ है, जो स्टैग्नेंट नहीं है, ठीक है। अब जो पूल है, लेक्स हैं, ये स्थिर हैं, ठीक है, तो ये हो गई लैंटिक, पूल्स एंड लेक्स, ये सारी की सारी चीजें जो है लैंटिक इकोसिस्टम में आती हैं, एक्वेटिक की, और लोटिक ये मूविंग में आती है, रिवर्स हो जाए चाहे स्प्रिंग्स हो जाए। वेरी गुड। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम कितना है भाई, 10 to 25% आपको यही देखने को मिलता है, ट्रांजिशन जोन है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, दैट्स इट। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे मेंशन है, डेट्रिटस, ये क्या होता है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ा हुआ मैटर होता है ना, उसके बारे में बात करी गई है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव आपको इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु के कोस्ट, बेसिकली ये आपको कोस्टल रीजन्स पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, कार्बन सिंक्स भी बोलते हैं इसको, और यह विविपेरी फॉलो करते हैं। विविपेरी क्या होता है, जो सीड होते हैं ना, ये जमीन में जाने से पहले ट्री पे ही और जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है, ट्री पे ही। अब जो रूट्स होती है ना, वो निमेटोफोर्स होती है, कैसी निमेटोफोर्स होती है, पानी वगैरह में रहती हैं, ठीक। चलिए, कोरल्स, कोरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, कोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कोरल आइलैंड्स हमारे यहाँ कौन से, लक्षद्वीप वाले जो कोरल आइलैंड्स है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल होता क्या है, दैट इज द सेम बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन कोरल, ठीक है, कोरल पॉलिप और जो ज़ूज़ैंथेले होता है, ठीक है, ये क्लीन वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं। वाटर अगर ज्यादा वैसा होने लगा ना, ब्लीचिंग होने लगी, पोल्यूशन ज्यादा होने लगा, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो कोरल पॉलिप और ज़ूज़ैंथेले के बीच में एक रिश्ता होता है, हम अभी नहीं समझेंगे क्योंकि कंसेप्ट में हम अच्छे से पढ़ते हैं, हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं। अब आप देखिए, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, चाहे वो लक्षद्वीप में हो, चाहे वो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की, ब्लीचिंग तो हो ही रही है। जो कोरल पॉलिप है, जो साथ में रह रहे होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, तो दोनों ही उदास हो जाते हैं, ठीक है, और जो कोरल्स हैं वो सफेद हो जाते हैं। जो कोरल का हरा भरा संसार, कलरफुल संसार होता है ना, वो सफेद पड़ जाता है, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग हो जाना, ठीक है। बेंथोस, बेंथोस क्या होता है, ये बेसिकली बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दीज आर बॉटम ड्वेलर्स, जो कि आपको वाटर सर्फेस के बिल्कुल बॉटम पे देखने को मिलेंगे। लेदर बैक टर्टल्स, ये आपको अंडमान एंड निकोबार में ही मिलेंगे, ठीक है, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के, ठीक है। मैंने आपको बताया 5 जून को एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एक वर्ड मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है, इकोलॉजी बताया था कि नॉर्मल माइंड्स ने क्या कौन सा वर्ड दिया था, याद कर लो। ऐसे ही इकोसिस्टम एजी टेंसले ने दिया था, किसने, इकोसिस्टम जो वर्ड है ना, वो एजी टेंसले ने दिया था, ठीक, इकोसिस्टम। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसको बोलते हैं, रामदेव मिश्रा को, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब यार फूड चेन, अब यार अगर मैं ये पढ़ाऊंगी आपको तो फूड चेन, फूड वेब, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बट हम रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार ऑन द गो देखेंगे कि फूड चेन कैसे चलती है। अब देखो, बीइंग ईटन, ठीक है, रिपीटेड ईटिंग और बीइंग ईटन, भाई मैंने कुछ खाया, उसने किसी और को खाया, ऐसे करके जो चेन चलती रहती है। देखो जैसे कि घास है, घास को ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, ठीक है। इसके बाद हर एक ट्रॉफिक लेवल होता है, ठीक है, हर एक ट्रॉफिक लेवल होता है, उस पर एनर्जी जो है ना वो कम होती जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिंडमैन्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिंडमैन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, 10% एनर्जी ऊपर जाती है। अब देखो जू प्लांटॉन्स क्या होते हैं, जू प्लांटॉन्स फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं, जो तैरते हैं वो एनिमल्स होते हैं। नेक्टॉन्स क्या होते हैं, जो तैर सकते हैं भाई, नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि मछली। बेंथिक में आपको बता के आई हूँ, बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि पेड़। हर्बीवोरस, ठीक है, जो हरी पत्तियां खाते हैं, मतलब जो मीट वगैरह नहीं खाते, दीज आर हर्बीवोरस। कार्निवोर्स, जो भाई मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं। ओमनीवोर्स, जो दोनों खाते हैं, जो पालक भी खाएंगे, जो चिकन भी खाएंगे। फिर आते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है, जो डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोजिंग मटेरियल्स होते हैं। अब फूड चेन, एक ग्रेजिंग होती है, एक डेट्रिटस होती है। डेट्रिटस मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही स्टार्ट होती है। आपने देखा हो कई बार कोई जानवर है वो मर जाता है, उसको भी बहुत सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, तो बस डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो एक फूड चेन अलग बन रही है। अब ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है ना, ये ग्रास से स्टार्ट होती है। अब मान लो घास है, उसको बकरी ने खाया, बकरी को मटन बना करके किसी इंसान ने खा लिया, ठीक है, तो ऐसे करके वो चीज चलती है। फिर इंसान को शेर ने खा लिया, ये ऐसे है, ठीक है। फिर ट्रॉफिक लेवल 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। पिरामिड इस तरीके का होता है, गीजा के पिरामिड्स भी होते हैं, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये पिरामिड होता है। ये पिरामिड जो होता है इकोलॉजिकल पिरामिड है, 3 तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, एक पिरामिड ऑफ बायोमास और एक पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे हमें याद रखना है, जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है ना, वो अपराइट भी हो सकता है, मतलब सीधा भी हो सकता है, और इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये ग्रासेड इकोसिस्टम में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। पिरामिड जो वर्ड है ना, वो एल्टॉन ने दिया था, किसने, एल्टॉन ने दिया था। जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ना, दैट इज मोस्टली अपराइट आपको देखने को मिल जाता है। क्या होता है ना,
प्रोड्यूसर्स हैं, फिर आपको पता है कंज्यूमर्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूम कर रहे हैं, फिर कुछ आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। इस तरीके से एक पिरामिड बनता रहता है। अब जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ना, दैट इज ऑलवेज अपराइट, दैट इज ऑलवेज अपराइट, ये कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ना, दैट इज ऑलवेज अपराइट। यहीं पे काम करता है लिंडमैन्स लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ? लिंडमैन्स लॉ, कि जो 10% एनर्जी है ना, यही सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे। ये था ट्रॉफिक लेवल। अब देख लो कुछ इंपॉर्टेंट है यार, ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में आया था। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब एक दो चीजें रह गई हैं, उनको भी देखेंगे, बस खत्म है, ये लास्ट है, खत्म है, टेंशन नहीं लेना। अब बायोस्फीयर, लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? लाइफ एग्जिस्ट करेगी बायोस्फीयर में। ये लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर और ये हाइड्रोस्फीयर, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं, इसी को कहते हैं बायोस्फीयर, और यहीं पे लाइफ करती है एग्जिस्ट। यही ग्लोबल इकोलॉजी आपको देखने को मिलती है। अब कुछ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में आपको ऑर्गेनिक भी मिलेंगे, इनऑर्गेनिक भी मिलेंगे। तो इनऑर्गेनिक मतलब एबायोटिक, ये सबको पता होता है यार, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो लिविंग होते हैं उनको बोलते हैं बायोटिक, और जो नॉन लिविंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एबायोटिक। ठीक है, दैट्स इट। नेचुरल भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं। अब आप ये देखो कि जो इकोलॉजी है 1869 में, उसको टर्म किसने दिया था? ये एक जर्मन मैन थे, अर्नेस्ट हेकल। किसने? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था ये टर्म को। अब हैबिटेट यार देख लो, टेरेस्ट्रियल होता है, फ्रेश वाटर होता है, एस्चुरीन होता है और ओशन होता है। अब ये ह्यूमन इंटेस्टाइन जो होता है, ये हैबिटेट है टेप वर्म के लिए। आपको पता है ना, आप लोग बचपन में ना कीड़े की दवाई खाते होंगे, ठीक है, सबने खाई है, मैंने भी खाई, सब खाते हैं कि कीड़े की दवाई हो जाती है, दैट्स इट। अब जो रोटिंग लॉग है, ठीक है, एक लकड़ी का कुछ मान लो पड़ा हुआ है, तो उसमें फंगस लग जाएगी, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। अब एक निश और ऑर्गेनिज्म जो निशे होती है, ठीक है। अब जो निशे टर्म है ना, निश टर्म जो है, ये ग्रेनल्स ने दिया था। किसने? ग्रेनल्स ने दिया था। निशे टर्म जो है दैट वाज डिराइव्ड बाय ग्रेनल्स। ठीक है, इतने ही देख लो, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बायोटिक इंटरैक्शन, कंपटीशन होगा तो भाई दोनों को नुकसान होगा। प्रेडेशन होगा तो एक को फायदा, एक को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म होगा तो एक को फायदा, एक को नुकसान होगा। म्यूचुअलिज्म होगा तो दोनों को भाई फायदा होगा, जैसे कि हमने कॉरल्स की रिश्तेदारी में देखा। ठीक है, आगे किसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है ना, इन्वायरमेंट के चैप्टर नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। एंड आई होप आपका थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा यहाँ से। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करा पाऊंगी क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही ज़्यादा नजदीक आ चुका है। और अगर आपको मैं 4-4, 5-5 घंटे का मैराथन इन्वायरमेंट का देने लग जाऊंगी तो आपके पास पहली बात तो इतना टाइम ही नहीं है कि आप इतना पढ़ पाओगे। एंड गाइज, जितना आपने पढ़ा है ना, उतना ही अभी आपके लिए ठीक है। कुछ नए में नहीं जाना है, कुछ वीडियोस इतने ऐसे नहीं देखने जो आपने कभी नहीं देखे। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं पढ़ना जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जो अभी शायद अच्छा खासा लेवल का हो, वो थोड़ा कम हो जाएगा। एंड ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।